सीए तेजल कटारिया और आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन जो कि होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट का। आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 37 से चीजें स्टार्ट होती है। सेक्शन 37 से लेके सारी चीजें मैंने जितने भी सेक्शंस है सबको सीक्वेंस में लगाया है एंड ये स्पेसिफिकली मैंने मेरे तरीके से नोट्स निकाले हैं जो कि आपका चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 15-20 पेजेस का होगा, उसको मैंने 7 पेजेस में, वो भी आपको समझना चाहिए इसीलिए 7 पेजेस में समराइज किया है जिसका आपको फायदा होगा। इस तरीके से आपने नोट्स निकालने हैं जो भी यूनिट का आप स्टडी कर रहे हो उसके लिए, जिससे आप लोगों को ये फायदा होने वाला है। ये एक मैंने करके दिया है, इसकी तरह आप बाकी सारे जो भी यूनिट्स है उनका आप नोट्स समराइज फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेक्शन 37 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 37 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या, जो भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उन्होंने अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो करना चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस होता है, ये जो परफॉर्मेंस है ईदर या तो एक्चुअल होगा या तो फिर ऑफर टू परफॉर्म होगा। ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्मेंस यानी कि एक्चुअल में आप कर रहे हो, ऑफर टू परफॉर्म यानी कि आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया। आपका भले ही परफॉर्मेंस पूरा हुआ हो ना हुआ हो या फिर जो भी रीजंस हो सकते, बट आपने एटलीस्ट ट्राई किया, अटेम्प्ट किया है परफॉर्म करने का, या तो आपने परफॉर्म कर दिया। तो ऑफर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है उन्होंने या तो परफॉर्म करना चाहिए या तो ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। परफॉर्म को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं, ऑफर टू परफॉर्म को हम लोग अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर्ड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि क्या, वेयर अ पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही had undertaken to do, either of the parties have fulfilled their obligations under the contract within the time and manner prescribed। यानी कि क्या, यहाँ पर फोकस करना है आपको ये कि उनको जो भी टाइम विद इन जो भी रीजनेबल टाइम है और जो भी मैनर में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था उन्होंने वो किया है, हैज डन ऑलरेडी, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल। लेकिन अटेम्प्टेड या टेंडर्ड परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, जब ड्यू डेट आया है, जब भी आपको परफॉर्म करने का टाइम आया है, उस टाइम पे द प्रॉमिस और ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ऐसा होता है कि मैंने क्लास कंडक्ट करना है, मैंने क्लास का आपको टाइम बता दिया 5 बजे से लेके 6 बजे तक, नाउ 5 to 6, और उसी टाइम पे अब प्रॉमिस और मैं हूं, मैंने परफॉर्म करना है, मैंने आपको पढ़ाना है, मैंने 5 बजे मैं वहां पर हूं, लेकिन उसी टाइम पे आप लोगों ने क्या किया, मास बंक करने का ट्राई किया। आप लोग सब लोगों ने मिलके साथ में डिसाइड करके आप में से एक भी कोई भी क्लास में नहीं आया। अब मेरा आके मैं आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म, बट मैं क्या दीवारों को तो पढ़ा नहीं सकती। अब इन दिस सिचुएशन आई अटेम्प्ट टू परफॉर्म बट प्रॉमिस एज अ प्रॉमिस, और बट प्रॉमिसी जो है उन्होंने रिफ्यूज किया है टू एक्सेप्ट माय परफॉर्मेंस, तो उसको हम बोलेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आई होप यू रिमेंबर द एग्जांपल। नाउ इससे क्या क्या चीजें हैं जो आपको नोट्स में समझना है। सबसे पहला, अगर ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस करते टाइम पे 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है, उन्होंने ही परफॉर्मेंस करना चाहिए। अब ऐसा है कि अगर एक किसी का भी जो भी प्रॉमिसर है उसका अगर डेथ हो जाता है तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने परफॉर्म करना है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल नेचर का है या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, तो फिर इन दैट सिचुएशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं उसमें उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका भी डेथ हुआ है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, क्योंकि जो भी पार्टीज है, सब्सिक्वेंट पार्टीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर, मतलब सब्सिक्वेंटली जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्मेंस करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा टीचिंग का, अगर कोई मतलब मेरा परफॉर्मेंस टीचिंग का है, अब मैं मेरी जगह पे मेरे भाई को तो नहीं भेज सकती पढ़ाने के लिए। आई होप यू रिमेंबर द एग्जाम्पल। आप लोगों ने तब मना भले ही ना किया हो, लेकिन मेरे जगह पे मैं नहीं भेज सकती ना, राइट? आई एम नॉट रिप्लेसेबल। तो अगर ये जो चीजें हैं ये पर्सनल नेचर की है, ये जो चीजें हैं ये पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व करती है, इन दिस सिचुएशन जो भी जिस भी पर्सन का डेथ होगा उस प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। ये बहुत क्लियरली आपको समझना है। इस पे यूजुअली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन 38 पे। 37 में सीधा बताया है एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है। सेक्शन 38 क्या बात कर रहा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, आपने रिफ्यूज
रिफ्यूज किया है एक्सेप्ट करने से जो भी परफॉर्म करने के लिए आ रहा है, यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या होगा, प्रोमिसोर जो है वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, लेकिन प्रोमिसी रिफ्यूज करता है, तो फिर जो भी प्रोमिसोर होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ने परफॉर्म नहीं किया, मैं आई थी, आप लोग नहीं आए, आप लोगों ने मास बंक किया, ये आपकी गलती। इन दिस सिचुएशन यहां पर मैं कोई भी किसी भी तरीके का जो राइट है एज अ प्रोमिसोर, क्योंकि मैं आई थी परफॉर्मेंस करने के लिए, मैंने आपको पढ़ाने के लिए मैं आई थी, पर आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे जो भी राइट्स है वो मेरे चले जाएंगे। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जितने भी राइट्स है मेरे वो सारे होने चाहिए, मगर जो भी मैं परफॉर्मेंस देने वाली हूं उस चीज के लिए कंडीशंस होने जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। मतलब मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप लोग लेट्स अज्यूम कि आप लोग 80 मार्क्स लेके आओगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी, तो ये कंडीशनल हो जाएगा। तो फिर ये परफॉर्मेंस आपका परफॉर्मेंस एक्चुअल मतलब एज अ प्रॉमिस और मैंने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो पहला मैंने जो परफॉर्म करने के लिए मैं आई हूं उस टाइम पे एक तो चीजें अनकंडीशनल होना चाहिए वो। दूसरा ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आपको बोल दिया कि आप आओ रात के 2 बजे हम लोग यहाँ पर सड़क पे बैठ के पढ़ने वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो भी ऑफर करने वाला है, द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग इट। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल ऑर्डर करते हो तो आपके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज का इंस्पेक्शन करो कि जो आपने ऑर्डर किया है, यानी कि जो प्रोमिसोर ने आपको डिलीवर किया है जो भी गुड्स, वो सही है या नहीं है। तो प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी के केस में अगर सामने वाला आपको फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अगर कोई गुड्स डिलीवर करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है इंस्पेक्शन करने की। तो यहां पर 3 कंडीशंस क्लियर हो गए। फर्स्ट, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। सेकंड, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए एंड आपके पास रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। उसी टाइम पे एज अ प्रोमिसी आपने जो है ऑफर जो है वो आप रिफ्यूज मतलब एज अ प्रोमिस और परफॉर्म करने के लिए आए, लेकिन अगर रिफ्यूज किया तो सेक्शन 38 आपको लगेगा। सेक्शन 39 क्या बात करता है, ध्यान से देखो। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। मतलब क्या हुआ यहां पर, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस इटसेल्फ। मतलब क्या, यहां पर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, यानी कि प्रॉमिस और आके परफॉर्म करने का ट्राई भी नहीं किया है, यहां पर स्टार्ट से ही बोल दिया मैं नहीं परफॉर्म करूंगा या मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। यानी कि मतलब कोई डांस परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन आपके है उसके परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो यहां पर व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट प्रोमिसोर। मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ये आपको पता है मैं प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी कैसे लिखती हूँ। तो प्रोमिसोर जो है हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस। मतलब क्या, मैंने खुद एज अ प्रोमिसोर मैंने आपको मैंने सीधा बोल दिया मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, या फिर मैंने खुद को डिसेबल कर दिया पूरी तरीके से परफॉर्म ना करने के लिए। देन द प्रोमिसी यानी कि आप may put to an end to a contract unless the promissor यानी कि मैं signified by the word or the conduct of his or his मतलब her also his acquiescence in its continuance। मतलब क्या, acquiescence in continuance मतलब अगर मैंने ऐसा कोई आपको इंडिकेशन दिया है बाय एक्ट और बाय वर्ड्स और बाय एनी वे एक्सप्रेस इम्प्लाइड वे से मैंने ये समझाया आपको कि मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर ठीक है, तो बात अलग हो गई। लेकिन अगर ऐसा है कि मैंने सीधा आके मना कर दिया या मैंने कुछ जो कार में आपको बेचने वाली थी मैंने किसी और को बेच दी, तो आपको वैसे भी पता है कि परफॉर्मेंस नहीं होने वाला। इन शॉर्ट मैंने रिफ्यूज कर दिया है, मैंने खुद को डिसेबल कर दिया है, तो आपके पास क्या क्या चीजें क्या क्या राइट होंगे। पहला जो सेक्शन 38 है और 39 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखो, दोनों में रिफ्यूजल है, लेकिन 38 में मैंने ट्राई किया परफॉर्म करने का, आपने रिफ्यूज किया। 39 में मैंने ही रिफ्यूज किया है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये ध्यान से समझना है। अब इन दिस सिचुएशन यानी कि सेक्शन 39 में आपके पास क्या क्या राइट्स है। फर्स्ट, आप टर्मिनेट कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई या तो इंडिकेट करना चाहिए मैंने कीवर्ड से या कंडक्ट से कि मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, अगर ऐसा नहीं किया तो जो भी लॉस आपने सफर किया है उसके डैमेजेस एज अ डैमेजेस कॉम्पेंसेशन मुझे आपको देना होगा। वो आप लोगों को अगले यूनिट में समझेगा कि आपको कौन से तरीके के डैमेजेस मिलेंगे या कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा, बट आपको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, ये बोलता है सेक्शन 39। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सेक्शन 37 पहले तो एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात करता है। सेक्शन 38 में मैंने ट्राई किया परफॉर्म करने का, आपने रिफ्यूज किया। 39 में मैंने ही रिफ्यूज कर दिया, मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। अब उसके बाद एक छोटा सा आपको एक पॉइंट था सक्सेशन एंड असाइनमेंट के डिफरेंस में। सक्सेशन एंड असाइनमेंट में दोनों में बर्डन एंड बेनिफिट ये आपको सक्सेशन में आता है। मतलब क्या कि
अगर आपके कोई मतलब जो भी आपके ग्रैंड फादर्स होंगे या जो भी आपके पुश्तैनी या जो भी आपको प्रॉपर्टीज मिली होंगी तो उसके साथ साथ आपको लाइबिलिटीज भी आएंगी, तो बेनिफिट भी मिलेगा, लाइबिलिटी भी आएगा, यानी कि आपका सक्सेशन, उसको आप सक्सेशन बोलते हो। असाइनमेंट में आप सिर्फ बेनिफिट दूसरे को असाइन कर सकते हो, आपकी लाइबिलिटी असाइन नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन है, ये है सेक्शन ज्वाइंट प्रोमिसोर से रिलेटेड, सेक्शन 40, 41, 42। इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझो, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला, कौन कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो सेक्शन 40 में लिखा है प्रोमिसोर बाय हिमसेल्फ, प्रोमिसोर बाय, पहली चीज प्रोमिसोर खुद से करेगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी की डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर वॉइड हो जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है प्रोमिसोर हिमसेल्फ में, सेक्शन 40 में भी वही लिखा है। इसके बाद सेक्शन 40 में ही एजेंट भी, मतलब क्या है, एजेंट भी खुद प्रोमिसोर को जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म कर सकता है, एजेंट, एज ए एजेंट आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, आप जिंदा हो फिर भी अपॉइंट कर सकते हो, ऐसा लिखा है। इसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर डेथ होता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर नहीं अदरवाइज नहीं। एंड अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो अब लायबिलिटी जो है, जो प्रोमिसोर जिसकी डेथ हुई है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने ही एक्सटेंड तक रहेगी जितनी एसेट्स जो है वो उस पर्सन की, मतलब जो मरा हुआ है उसकी जितनी एसेट्स है उससे रिकवर हो सके। अदरवाइज अपने पर्सनल एसेट्स से आप लोग किसी प्रोमिसोर, जिसका मरा हुआ जो प्रोमिसोर है उसकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा है सेक्शन 41 में। अब सेक्शन 40 में, अब सेक्शन 41 बात करता है थर्ड पर्सन, यानी कि जो भी अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी और को असाइन कर सकते हो, वंस द प्रोमिसी एक्सेप्टेड कैन नॉट एनफोर्स द प्रोमिसर आफ्टरवर्ड्स, मतलब क्या, अगर ऐसा है कि आप लोगों ने थर्ड पर्सन को अपॉइंट करना, मतलब थर्ड पर्सन ने परफॉर्म किया तो भी चलेगा, मतलब बीच के जो लोग होते हैं स्पेसिफिकली वो। इसके बाद सेक्शन 42 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट प्रोमिसोर्स, मतलब क्या होता है ज्वाइंट प्रोमिसोर्स में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब क्या, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरे सेक्शन 42 में हर जगह पे, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, ज्वाइंट प्रॉमिस जो है उसमें सब लोगों की जो लायबिलिटी होगी वो ज्वाइंटली सेवरली होगी, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में सीखते हैं वैसे ज्वाइंटली सबकी लायबिलिटी होगी। अगर ऐसा होता है कि 4-5 पार्टनर्स है, उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द सर्वाइविंग प्रोमिसेस, ठीक है, अलॉन्ग विद द सर्वाइविंग प्रोमिसोर्स, ये सब लोग परफॉर्म करेंगे जो भी ऑब्लिगेशन है। अगर सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये मत आके पूछना अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो क्या होगा, ऐसे इलॉजिकल चीजें नहीं होती है और ना ही आपको एग्जाम में आएगी। तो अगर किसी एक की डेथ हुई तो सारे सर्वाइविंग जितने भी प्रोमिसोर है प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, LR यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है। इसके बाद चलते हैं लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी, सेक्शन 42 से लेके 45, 42 ऑलरेडी हमने देख लिया। 43 क्या बात करता है, एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसोर मे कंपेल, मतलब क्या, 2-3 पॉइंट्स है जिसमें आपको समझने हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसी मे कंपेल एनी वन और द मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसोर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस, मतलब 4 प्रोमिसोर है, ठीक है, चारों में से अगर प्रोमिसी चाहे तो किसी एक को बोल सकता है तुमने ही सिर्फ परफॉर्म करना है, ऐसा पॉसिबल है। अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो पॉसिबल है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई भी एक अगर चाहे तो प्रोमिसी कंपेल एक को कर सकता है। इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर कंपेल देन ही मे कॉल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स, मतलब क्या, अगर ABCD है, अगर ABCD ये 4 लोग है, इसमें से जो प्रोमिसी है, इस तरफ प्रोमिसी है जो सिर्फ A को कंपेल कर रहा है, तो जो भी इसको जितनी भी जो भी परफॉर्मेंस करना है, मे बी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन एज्यूम तो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए इनका जो भी इंटरनली उनका डिसीजन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइंटली सबसे, अगर इसे कंपेल किया है, A को कंपेल किया है प्रोमिसी ने, तो BCD एंड ये जो 3 लोग हैं इनसे A चाहे तो पैसा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मंगा सकता है, ऐसा उनको बोलना है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, उनका रेशो नहीं लिखा हुआ, तो कंट्रीब्यूट आपको इक्वली करना होगा। इन केस ऑफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स अ डिफॉल्ट, अगर एक कोई भी डिफॉल्ट करता है देन द रिमेनिंग विल बेयर द लॉस इक्वली, अगर एक ने डिफॉल्ट किया तो बाकी लोग इक्वली बेयर करेंगे। अब ये लाइन अगेन मैंने आपको पहले भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, जब भी जॉइंट प्रोमिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, मतलब अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है सेक्शंस प्रिवेल करेंगे। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 43 में, नथिंग इन दिस सेक्शन मतलब जो सेक्शन 43 में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल
द पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल टू एंटायर एनीथिंग फ्रॉम द मतलब श्योरिटी। मतलब क्या, इन शॉर्ट ध्यान से समझो, ये जो भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दिया है ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। इन दिस सिचुएशन एक प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, श्योरिटी होता है। अगर श्योरिटी ने पैसा दिया है क्रेडिटर को तो वो चाहे तो जिसके बिहाफ पे उसने गारंटी दिया था, जो एज अ श्योरिटी वो बना था, उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है। इसके बाद अगला सेक्शन 44, रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इन केस प्रोमिसर रिलीज द जॉइंट प्रोमिसर। एक कोई है जिसको वो रिलीज करता है, वो उनसे नहीं बाकी 4 लोगों से वो रिकवर करने की कोशिश करता है। देन जो बचे हुए 4 है वो डिस्चार्ज नहीं होने वाले, एंड बचे हुए जो 4 होंगे वो जिसको प्रोमिसी बोल रहा है कि ठीक है कंपेल नहीं कर रहा है, उससे चाहे तो कंट्रीब्यूशन ले सकता है। डिवोल्यूशन सेम है सेक्शन 42 के जैसा। इसके बाद चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समराइज करने का ट्राई किया है फ्रॉम सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक, ये 5 सेक्शन में इससे रिलेटेड चीजें लिखी है। क्या क्या, ध्यान से देखो। सेक्शन 46 में टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, प्लेस के बारे में तो लिखा ही नहीं है, एंड एप्लीकेशन नहीं करना है ऐसे लिखा है। टाइम नहीं दिया है, एप्लीकेशन भी नहीं किया है, तो जो भी आपको परफॉर्मेंस देना है वो रीजनेबल टाइम देना है। रीजनेबल टाइम इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो आप नहीं बता सकते कि इतना ही टाइम रीजनेबल हो सकता है। ये सेक्शन 46 बोल रहा है। सेक्शन 47 बोलता है जहां पर डे डिसाइड, देखो एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन इज नथिंग बट यहां पर क्या है कि मैंने कहां परफॉर्म करना है ये पूछने की ना प्रॉमिस और प्रॉमिस, मतलब जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहां परफॉर्म करना है, तो ये एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्लेस ऑलरेडी डिसाइडेड है, डे ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो यूजुअल बिजनेस आवर्स जो होते हैं एंड यूजुअल बिजनेस जो भी प्लेस उन्होंने डिसाइड किया है वहां पर आपको परफॉर्म करना जरूरी है। यानी कि यूजुअल बिजनेस और आवर्स इज नथिंग बट जो भी आपका बिजनेस का टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे वाला, वहां पर आप उस टाइम में आपने परफॉर्म करना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 48 बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है कि एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको फोन करके, अगर प्रॉमिस सी की ड्यूटी है कि उसको फोन करके पूछना है यार ये डिलीवर करना है, तो आप जो है ये जो चीजें आप डिलीवर करने वाले हो ये प्लेस पे ये डेट पे करना। तो इन दिस सिचुएशन एक जो सेक्शन है 48 सेक्शन में प्रॉमिस सी की ड्यूटी है, एंड सेक्शन 49 में प्रॉमिस और की ड्यूटी है। ठीक है, प्रॉमिस और कोई भी कर रहे हैं ना, अप्लाई करने के लिए क्या है, कोई भी बोले मैं बताऊं यहां पर आओ या आप बताओ मुझे यहां पे आना है, वन एंड द सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेक्शन 48 में प्रॉमिस सी की ड्यूटी है, प्रॉमिस सी बता रहा है कि एप्लीकेशन कर रहा है तो फिर वो जो भी प्रॉपर प्लेस एंड यूजुअल बिजनेस आवर्स है उसके बारे में वो पूछेगा। इसके बाद जो सेक्शन 49 है उसमें प्रॉमिस और है, उसने एप्लीकेशन नहीं किया है लेकिन उसकी ड्यूटी है टू परफॉर्म, मतलब प्रॉमिस सी नहीं पूछेगा, प्रॉमिस और पूछेगा, एंड फिर उसको पूछ के रीजनेबल टाइम एंड प्लेस पे जाओ। प्रिस्क्राइब सेक्शन 50 सिर्फ टाइम प्लेस वगैरह की बात नहीं करता, बस प्रिस्क्राइब मैनर की बात करता है, बात खत्म हो गई। इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 51 पे, जो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज नथिंग बट एक साइड पे दोनों मतलब जो 2 पार्टीज हैं उन दोनों पे ऑब्लिगेशंस है एंड उन दोनों के पास राइट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर अ कार, तो ए ने अगर बी को कार देना है जिसके बदले में ये 5 लाख देगा, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, रे कार, ए ने बी को कार देना है, इन दिस सिचुएशन ये प्रॉमिस और है, ये प्रॉमिस है। अब बी ने ए को पैसे देने हैं 5 लाख, इन दिस सिचुएशन ये प्रॉमिस और हो जाएगा, ये प्रॉमिस ही हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज नथिंग बट जहां पर दोनों भी पार्टीज प्रॉमिस और भी बन सकती है, प्रॉमिस सी भी बन सकती है, एंड ये जो भी परफॉर्मेंस होगा वो साइमल्टेनियसली होगा, जो सेक्शन 51 बोलता है। सेक्शन 52 बात करता है कि जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स होगा, यानी कि यहां पर साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है सेक्शन 51 में। सेक्शन 52 में ऑर्डर डिसाइडेड है, कैसे डिसाइडेड है, एक्सप्रेसली फिक्स्ड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर नहीं तो यूजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेसली या तो आप फिक्स कर लो, जैसे अगर आपने ओला बुक किया है तो आपने ऑलरेडी एक्सप्रेसली पहले ही पैसा पे किया है, तो फिर ऑर्डर डिसाइड हो गया, आप पहले पैसे पे करोगे एंड देन कैब आएगी। अगर एक्सप्रेसली डिसाइडेड नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर आप वैसे यूजुअल जैसे भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली करो। यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ओला बुक किया है, ठीक है, आपने ये लिखा कि आपने ये बताया नहीं कि मैं मतलब पैसे पे नहीं किए, तो आप बाद में पे करने वाले, तो यहाँ पर भी ऐसे कोई एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं हो, तो आप जैसे चाहो वैसे उसको फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को, अगर एक्सप्रेसली नहीं बताया हुआ परफॉर्मेंस तो। या फिर जैसे मैंने पढ़ाना है आपको पहले, उसके बाद आप पैसे दोगे, या फिर मैंने पढ़ाते पढ़ाते आप पैसा दोगे, तो फिर साइमल्टेनियसली आएगा। अगर एक्सप्रेसली डिसाइडेड है तो ठीक है, नहीं है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली
ऑर्डर आपका डिसाइड हो जाएगा। सेक्शन 53, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक द इफेक्ट। मतलब क्या, वन ऑफ द पार्टी प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग, ठीक है, वन ऑफ द पार्टी इज प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग। तो फिर क्या हो जाएगा, अरे एक पार्टी ने दूसरे पार्टीज को परफॉर्म करने से रोका है। सबसे पहला तो जो पार्टीज मतलब जिस पार्टी का नुकसान होगा उसके ऑप्शन अग्रीव पार्टी बन जाएगा। वो अग्रीव पार्टी यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, मतलब वो परफॉर्म तो करना चाहते बट उनको मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने रोक के रखा। तो फिर एक तो पहले वॉइडेबल हो जाएगा, दूसरा कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं कोई भी लॉस के लिए, एंड तीसरा रिसाइंड कर सकता है कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए। इसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 में ध्यान से समझो, आपको प्रोविजन एंड एनालिसिस दोनों मिलेगा। प्रोविजन नहीं पढ़ना, सीधा एनालिसिस पढ़ लो, एनालिसिस पढ़ के आपको चीजें समझ जाएगी। प्रोविजन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है देखो, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म, ठीक है, जो पहला प्रॉमिस परफॉर्म करने वाला था उसने डिफॉल्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि पहले मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद जो है वो मैंने पढ़ाने के बाद आप पैसा दोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टी जो मैं हूं, मैंने ही डिफॉल्ट कर दिया, मैंने को नहीं पढ़ाया। तो क्या होगा देखो, प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट। एक तो पहली चीज रेसिप्रोकल है, प्रोमिसेस रेसिप्रोकल थे, डिपेंडेंट थे, अगर मैंने पढ़ाया तो ही आप पैसे देने वाले थे। इफ द प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर्स प्रॉमिस फेल्स टू परफॉर्म इट, मतलब मैं आने वाली थी बट मैंने नहीं पढ़ाया, आई फेल, ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर्स प्रॉमिस, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि आप आके पैसे दो। एंड ऑल्सो लायबल फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ हिज नॉन परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप चाहो तो मेरे अगेंस्ट केस करके यानी कि कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो फॉर माई नॉन परफॉर्मेंस, राइट, बिकॉज उसकी वजह से आपके करियर को मे बी कॉस्ट हुआ है या वॉट एवर। अगर आपको कोई भी तरीके का कॉस्ट होता है तो आप मेरे से कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। ये सीधा सा बताया है। यहाँ पर सीधी सी बात है, फर्स्ट परफॉर्मिंग पार्टी जो है उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो दूसरे के पास क्या क्या राइट है, एक तो आप रिजाइन कर सकते हो, दूसरा मेरे ऊपर आपका डिपेंडेंट था प्रॉमिस, तो इसकी वजह से आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, प्लस आप कॉम्पेंसेशन मेरे से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 55 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइम के बारे में बताया है। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच the time is essential. Now, when a party to a contract promises to do certain things and fails to perform it on or before the time specified, the contract or as so much of it has been performed becomes avoidable at the option of promisee. मतलब क्या, सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, certain things जो भी आपने डिसाइड की है और certain कॉन्ट्रैक्ट आपने स्पेसिफाइड टाइम पे डिसाइड किया है और आपने वो परफॉर्म नहीं किया तो अवॉइडेबल है। यही सेम लाइन आपने 3-4 बार अभी तक पढ़ी है, सेम चीजें वही बताइए। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइम। कभी कभी टाइम एक इसेंशियल एलिमेंट होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट का, कभी कभी इसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा। अगर टाइम इज इसेंशियल एलिमेंट एंड अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, इसेंशियल एलिमेंट है नहीं है वो, टाइम मैटर है फैक्ट का एंड लॉ का। अब लेकिन टाइम अगर इसेंशियल है और आपने परफॉर्म नहीं किया तो सबसे पहले तो सामने वाली पार्टी अग्रीव्ड हो गई तो वो रेपिडाइट कर देगी। दूसरा, अगर सामने वाला जो प्रॉमिसी है वो अपना राइट जो है कौन सा रेपिडाइट करने का वो वेव ऑफ कर देता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहता है, तो फिर वो आपसे कॉम्पेंसेशन भी नहीं ले सकता अगर उसने आपको प्रायर इंटेंशन या प्रायर नोटिस नहीं दिया है, उसके इंटेंशन के बारे में नहीं बताया। अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुमसे कॉम्पेंसेशन लूंगा, इस चीज का उसने नोटिस आपको नहीं दिया है, तो फिर वो कॉम्पेंसेशन नहीं ले सकता। तो फिर ये बहुत सीधी सी बात होगी, अगर या तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, आप खत्म हो गई बात। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते तो कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप नोटिस नहीं दोगे। सीधी सी बात है। टाइम इज इसेंशियल में, अगर टाइम इसेंशियल नहीं है तो आपने रीजनेबल टाइम में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, अदरवाइज जो प्रॉमिसी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो सकता है। अगेन टाइम जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट है, वो हर एक का अलग अलग होगा। ये उसके बाद आता है सेक्शन 56 जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स जो कि वॉइड होंगे। अब वॉइड होंगे, इसमें दो तरीके की इम्पॉसिबिलिटी, वन इज एसेंशियल, द सेकंड इज सब्सिक्वेंट और द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अगर सबसे पहले तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब स्टार्ट से ही आपको पता है कि ये इवेंट इम्पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों भी पार्टीज को, और इसमें ये दोनों भी पार्टीज को पता है कि आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, स्विम अक्रॉस ओशन विद इन अ वीक।
आपको भी पता है 1 वीक में आप ओशन को क्रॉस स्विम करके नहीं जा सकते, ये आपको पता है इनिशियली ही इम्पॉसिबल है, दोनों पार्टीज को पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर पार्टीज को नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तभी भी वॉइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दोनों दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली में आपने कोई पर्टिकुलर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसी टाइम पे वहां पर आग लग गई उन गुड्स को। अब वो जो सब्जेक्ट मैटर है वही एग्जिस्टेंस में नहीं है जिसका कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ही नहीं है सब्जेक्ट मैटर का जिसपे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो अगर आपको पार्टीज को नहीं भी पता है फिर भी वॉइड होगा। अगर कोई भी एक पार्टी को पता है, ठीक है, इफ ओनली द प्रोमिसर, इफ नो टू द प्रोमिसर ओनली, तो फिर क्या होगा, प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप लोग पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब प्रोमिसर को पता था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी उसने प्रॉमिस किया परफॉर्मेंस का, देन प्रोमिसी जो है वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सेकंड जो आता है वो है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, बाद में जाके सब्सिक्वेंटली इनवैलिड हो गया या इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, तो अगेन वॉइड ही होना है। अब जो इनवैलिड मतलब जो इम्पॉसिबल होगा वो क्यों होगा रे, एक तो कोई ना कोई इलीगल चीजें आप कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, कोई लॉ चेंज हो गया, अचानक से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बदल दी और प्लास्टिक बैन कर दिया। तो इन दिस सिचुएशंस, ये सारी जितनी भी सिचुएशंस है इसमें क्या हो जाएगा रे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा टू परफॉर्म। तो फिर ऐसे सिचुएशन में सब्सिक्वेंटली जब हुआ तब वैलिड था, या आपका वॉर हो गया तो एलियन कंट्री बन जाएगी, एलियन एनिमी बन जाएगी ना सामने वाली कंट्री, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इन दिस सिचुएशन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जिसपे यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन 57 पे, जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। एंड इस रेसिप्रोकल प्रॉमिस में 2 प्रॉमिसेस है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, जिसमें से एक जो है वो अच्छा प्रॉमिस है, दूसरा जो है वो इलीगल है। ठीक है, एक जो है वो वैलिड है और दूसरा जो है वो इलीगल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा तो वहां पे मैंने एक घर ड्रॉ किया है ना, तो जो घर है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि ये घर रेंट पे दिया जाएगा, लेकिन इसका जो हाफ पार्ट है वो रेंट पे रहने के लिए यूज करेंगे और बचा हुआ हाफ पार्ट जो है वो गैम्बलिंग के लिए यूज करेंगे। अब हाफ जो आपका सेट ऑफ प्रॉमिस जो है उसमें से जो बचा हुआ पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, वो इलीगल है, तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। जो नॉर्मल प्रॉमिस है जो मतलब इलीगल नहीं है वो वैलिड होगा। उसके बाद 58 में लिखा है अल्टरनेटिव प्रॉमिस 1 ब्रांच बीइंग इलीगल, मतलब सिमिलर टू जो ऊपर लिखा है कि ब्रांच जो मतलब अलोन कैन बी एनफोर्स्ड, मतलब एक जो पर्टिकुलर चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इधर यू गिव मी अ राइस और अ ड्रग, तो अब ड्रग्स अगर दोगे तो फिर खत्म हो गई बात, तो लेकिन राइस होगा तो वैलिड होगा। तो सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन सेक्शन 57। अब आते हैं मेन पार्ट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 59, 60 एंड 61। ये देखो 58 तक जो था, ठीक है, 51 से लेके 58 तक अगर आपने देखा तो फिर ये पूरा एक सेट था, कौन सा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का। तो इस तरीके से मैंने ये नोट्स में आपको बना के दिया, ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। ये सारे जितने भी जो भी चीजें मैंने लिखी है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया, ध्यान से देखो मैंने कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले सेक्शन 37 स्टार्ट है, फिर 38, 39 में चीजें कनेक्टेड है, फिर 40, 41, 42 ज्वाइंट प्रॉमिसर से चीजें रिलेटेड है। अब ज्वाइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी से रिलेटेड चीजें सेक्शन 42 से 45 में आती है, फिर 46 से 50 तक का एक पर्टिकुलर एक सेट है, फिर 51 से 58 है, फिर उसके बाद 59, 60, 61 एक सेट है। तो इस तरीके से आपने डिवाइड किया तो आपको सारे सेक्शंस याद होंगे ही होंगे, तो मेक श्योर कि आप इसी तरीके से याद करो। अब चलते हैं सबसे पहला तो सेक्शन 59 पे, बहुत सही सेक्शन है 59, 60, 61। ध्यान से समझो क्या होता है यहाँ पर, उनको बात करनी है। वहां पर जो नोट्स अगर आप देखते हो वहां पर 1 पार्टी एंड अनदर पार्टी ऐसा लिखा है। मैं यहाँ पर सीधे से लैंग्वेज में लिख रही हूँ क्रेडिटर एंड डेटर। जो पैसा देगा वो क्रेडिटर है एंड जो पैसा लेगा वो डेटर है। अब होता क्या है, ध्यान से समझो। अगर ऐसा होता है कि एक पर्सन जो है वो क्रेडिटर है, उसने बहुत सारे लोन्स दिए हैं, एक ही पर्सन को दिए, और एक ही मतलब ये दोनों, ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ये डिसाइडेड जो 2 पार्टीज है उनके बीच में ही हो रहे, ए एंड बी। अब होता क्या है देखो,
अगर ऐसे 3 ट्रांजैक्शन है, 10,000, 20,000, 30,000, ये 3 दिए हैं, अब 3 दिए हैं और जब डेटर है, जब डेटर रीपे कर रहा है वो सिर्फ 5,000 कर रहा है। अब जब वो 5,000 करता है, अब ये 5,000 कौन से ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप लगाओगे? ये जो कौन से ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट लगाना है, ये डेटर अगर बताता है तो सेक्शन 59 में आएगा, ठीक है। व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट या एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट ये जो पैसा दिया है ये कौन से डेट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है, इज दैट सिंपल। जहां पर डेट डिस्चार्ज होगा ये बताया गया है, ये बताया है, बताया कौन बताएगा? डेटर बताएगा, डेटर ने बताया है तो सेक्शन 59 जिसमें सेक्शन जो 5,000 है वो कौन से डेट के अगेंस्ट लगाने हैं वो बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 30,000 तो 25,000 बचेगा डेट, सिर्फ बचा हुआ 10 एंड 20 वैसे ही रहेगा। अगर मैंने नहीं बताया, बीइंग अ डेटर अगर नहीं बताया जाता है, ठीक है, बीइंग अ डेटर बताया नहीं जाता तो क्रेडिटर अपने मर्जी से जो है वो डेट को डिस्चार्ज कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है उसके डिस्क्रिशन पे। ऑलराइट, अगर ऐसा होता है कि ना क्रेडिटर को पता है ना डेटर को पता है कहाँ अप्रोप्रिएट करना है, तो आएगा सेक्शन 61। सेक्शन 61 जो है वो अप्रोप्रिएशन बाय लॉ है, मतलब लॉ बताता है, यूजुअली लॉ ये बताता है कि और जिस टाइम में वो आपके डेट्स आए हैं उसी टाइम में आपने लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फीफो मेथड, ठीक है, अगर डेट में बताया नहीं, ना डेटर ने ना क्रेडिटर ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया है, तो लॉ बता रहा है आपने फीफो मेथड को फॉलो करना है। एंड इसमें भी ध्यान से समझो, अगर ऐसा होता है कि यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 60 की मैं बात करती हूँ, ठीक है, जो डेट है, पहला जो डेट है 10,000 का वो मैंने लिया था 2011 में, ठीक है, और जो 20,000 का है वो लिया था 2017 में, और जो 30,000 का है वो मैंने 2017 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 2020 में, और ये 2021 में, अभी 2022 चल रहा है। तो ये आपको लॉजिकली आपको पता है ये टाइम बर्थ डेट है, बट डेटर ने तो बताया नहीं। अब डेटर ने नहीं बताया है तो क्रेडिटर ने यूजुअली लॉजिकली तो वो इसके अगेंस्ट ही 5,000 सेट करेगा, ये लॉजिकल हो गया। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आप उसके अगेंस्ट सेट नहीं, मतलब आप वो रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लिखा तो नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहो तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट कर सकते हो, ये आपको बताया गया है। अदरवाइज फीफो मेथड से आपको करना है सेक्शन 61 के अकॉर्डिंगली। अब चलते हैं सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 तक, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड्स टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ, विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट है। सबसे पहले बात हो गया सेक्शन 62 में। सेक्शन 62 में बात हो रही है नोवेशन, अल्ट्रेशन एंड रिसीशन की। नोवेशन का मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले में आप नए कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ऑफसेट करते हो। मतलब क्या? ऑफसेट नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने नया जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप ओल्ड के अगेंस्ट, वो या तो सेम पार्टीज के बीच में होगा या तो डिफरेंट पार्टीज भी हो सकते हैं। ध्यान से समझो, क्यों? क्योंकि अल्ट्रेशन एंड इसमें डिफरेंस नहीं समझता बच्चे को। यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सेम है और जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो पार्टीज भी सेम है, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन है। नवेशन में क्या होता है, पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हटा के आपने नया डाल दिया, और नए में अब ये जो नया है ये या तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में होगा या तो फिर आप पार्टीज को चेंज कर दो। ये आपके पास ऑप्शन होता है नवेशन में। फिर उसके बाद अल्ट्रेशन है एंड तीसरा है रिसीशन। रिसीशन में क्या होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भी नहीं। ये बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान से समझना, रिसीशन अगर आपको करना है तो नोटिस देना जरूरी है, जो सेक्शन 66 बताएगा, ठीक है। सेक्शन 66 मैंने यही बता दिया जो रिसेशन से रिलेटेड है, इसकी वजह से। तो सेक्शन 62 हो गया हमारा। सेक्शन 66 ये बताता है कि नोटिस देना पड़ेगा रिसीशन अगर है। अब चलते हैं सेक्शन 63 में। क्या लिखा है? वेव ऑफ कर सकते हैं म्यूचुअली। इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि दो पार्टीज अग्री कर रहे हैं कि परफॉर्म मत करो। अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है सेक्शन 62 में। सेक्शन 63 में क्या हो रहा है? मे वेव और रेमिट द प्रॉमिस यानी कि हम डिस्चार्ज बाय रेमिशन और एक्सेप्टेंस बाय लेसर फुलफिलमेंट और डिस्काउंट। इन शॉर्ट, आपने 10,000 का डेट है, 7,000 देके खत्म कर रहे, ऐसा बोल के आप डिस्काउंट में खत्म करते हो। दैट इज नथिंग बट सेक्शन 63। इसके बाद आता है सेक्शन 64 जिसमें रिस्टोरेशन होता है बेनिफिट का अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर ऐसा होता है कि इफ अ प्रॉमिसरी रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नो नीड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस सिचुएशन अगर आपको कोई बेनिफिट मिला हुआ होगा पहले से ही, तो फिर आपको वो रिस्टोर करना होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, लेट्स अज्यूम कि मैंने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप में से बाइक लेके जाओगे रेंट पे, और आप जो भी क्या करोगे, आप
जो भी कस्टमर्स पैसेंजर्स रहेंगे उनको घुमाने के बाद, मतलब उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ने के बाद जो भी पैसा आपको आएगा उसमें हम लोग शेयर करेंगे। अब इन दिस सिचुएशन आपने बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं कि आपके पास वो गाड़ी रहेगा, गाड़ी आपको मुझे रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट सेक्शन 64। इसके बाद आते हैं सेक्शन 65 पे, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु रिसीव द एडवांटेज अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट। कोई भी एडवांटेज मिला है आपको वापस करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट नेसेसरीली कि एडवांटेज ही हो, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नथिंग बट कि एक सिक्योरिटी ली जाती है कि आप आपके प्रॉमिस को पूरा करोगे। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो डिपॉजिट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज डिफरेंट एंड बेनिफिट रिसीव्ड इज डिफरेंट। बेनिफिट मतलब आपको एक्चुअल में कोई ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। इसके बाद लास्ट सेक्शन है 66, मैंने बता दिया, नोटिस देना। सेक्शन 67 बात करता है इफ द प्रॉमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रॉमिस और रीजनेबल फैसिलिटी, जो मतलब जो भी परफॉर्म करने के लिए जो रीजनेबल फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में तो बुलाया लेकिन क्लासरूम में ही नहीं, आपको सड़क पे बिठाया, तो रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी टू फुलफिल दैट परफॉर्मेंस, आपके जो परफॉर्मेंस है उसके लिए, तो फिर वो अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर नॉन परफॉर्मेंस, आपका नॉन परफॉर्मेंस मेरे मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने परफॉर्म करने का ट्राई भी नहीं किया, तो इन दैट सिचुएशन निगलेक्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके बाद लास्ट आता है डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज पे ज्यादा नहीं है, एक परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज कर सकते हो, एक्चुअल में परफॉर्म करके खत्म करो, अटेम्प्टेड टू परफॉर्म करके खत्म करो, म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप डिस्चार्ज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लैप्स ऑफ टाइम लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से खत्म हो जाएगा, या फिर राइट्स के मर्जर की वजह से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये छोटा सा आपके नोट्स में लिखा हुआ है एंड में एक पेज, इसको समराइज मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। नोट्स को डाउनलोड करना है आपको, जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन डाला, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है वो उससे, एंड इस तरीके के नोट्स आपको सारे यूनिट्स के लिए बनाना है अगर आपको प्रॉपरली एग्जाम में लिखना है तो। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।